गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले क्लास में पिछले वीडियो में मैंने देखा था कि कैबिनेट मिशन प्लान के आधार पे कैसे भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया को प्रारंभ की गई। आज हम लोग देखेंगे कैसे संविधान सभा का जो गठन किया गया, पिछले वीडियो में हमने देखा था, और हमारा संविधान का निर्माण कैसे कैसे हुआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे भारतीय संविधान का निर्माण। भारतीय संविधान का निर्माण पिछले वीडियो में हमने देखा था जुलाई 1946 में, जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा का गठन करने के बाद जो चुनाव की प्रक्रिया थी, तो इसके दौरान 389 मेंबर 389 सदस्य चुन लिए गए। 389 सदस्य चुन लिए गए, है ना। 389 सदस्य चुन लिए गए और चुनने के बाद अब जाहिर सी बात है, आप भी समझ रहे होंगे, इनका मुख्य उद्देश्य था संविधान की रचना करना, संविधान का निर्माण करना। लेकिन जुलाई 1946 से, ये जुलाई 1946 से लेकर के और जब संविधान निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, मतलब दिसंबर आएगा, इस बिटवीन जो भी 389 सदस्य थे, एक तरह से इनको टास्क दिया गया था। और ये क्या कर रहे थे? विश्व के प्रमुख देशों के संवैधानिक स्थितियों का अध्ययन कर रहे थे। हमारे देश में जब हम एक उपनिवेश से हट करके ब्रिटिश क्राउन से सत्ता का हस्तांतरण हमारे हाथों में होगा, हम एक लोकतंत्र गणराज्य की स्थापना करने जा रहे हैं, तो इस समय हमारी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति देश की क्या है, आध्यात्मिक, धार्मिक स्थिति कैसी है, इन तमाम चीज़ों का अध्ययन ये हमारे संविधान सभा के निर्माता कर रहे थे। विश्व के संविधान का अध्ययन कर रहे थे और देख रहे थे कि कैसे एक बेहतर संविधान लिखा जाए, है ना। तो अब यहाँ पर इनको मैसेज दिया गया, जो 389 थे, इस बीच तक इन्होंने सारी चीज़ों का अध्ययन किया और फाइनली ये जो है इनकी मीटिंग बुलाई गई। और यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है और काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो संविधान निर्माण के लिए जो पहली सिटिंग, फर्स्ट मीटिंग जो ऑर्गेनाइज की गई, पहली बैठक, ये 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी। 9 दिसंबर 1946, डेट को आप याद रखेंगे, 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट आता है और आपको याद भी होगा, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की फर्स्ट मीटिंग, पहली बैठक आयोजित की गई थी। यह हमारा इतिहास था, यहाँ से हम अपने एक इतिहास को रच रहे हैं संविधान का। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की फर्स्ट मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है। तो ये डेट आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये जो बैठक था, इससे और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और जो पूछी जाती है ना, यह बैठक वर्तमान जो पुरानी वाली हमारी संसद भवन है, संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में आयोजित की गई। सेंट्रल हॉल, केंद्रीय कक्ष में आयोजित की गई। ध्यान रखेंगे, अगर पूछा जब प्लेस कि संविधान निर्माण कहाँ पे की गई, पहली बैठक कहाँ हुई थी, कभी कभी पूछा जाता है कि दिल्ली, मुंबई, तो ये बिल्कुल क्लियर है कि हमारा संसद भवन जो है, पुरानी वाली, नई संसद भवन भी बन के तैयार है, तो हमारी संसद भवन के सेंट्रल हॉल में, केंद्रीय कक्ष में आयोजित की गई। और इसे इतिहास बनाने के लिए इसे संवैधानिक खाता, कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये दो डेट हम लोग यहाँ पे देखें, केंद्रीय कक्ष में आयोजित की गई थी। और यहाँ पर यह बैठक 11 बजे दिन में बुलाई गई थी। 11 बजे दिन में, या इसको हम लोग कहेंगे 11 बजे दिन से प्रारंभ हुई। 11 बजे दिन से प्रारंभ हुई। तो इतिहास को लिखने के लिए फर्स्ट मीटिंग, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, और ये वर्तमान संसद भवन का हॉल में आयोजित की गई। 11 बजे दिन में बैठक प्रारंभ हुई थी। इस बैठक में का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये है कि पहली मीटिंग में हमने, फर्स्ट मीटिंग में डॉक्टर सच्चिदानंद
सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया, टेम्पररी स्पीकर, अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया, अस्थायी अध्यक्ष चुना। यहाँ पे चुना बेहतर शब्द होगा, ठीक है ना। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अब यहाँ पे ध्यान में रखना है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को ही क्यों चुना गया। इनके लिए कोई निर्वाचन का आयोजन नहीं किया गया था। फ्रांस के संविधान से प्रेरित होकर जो संसद भवन में, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इसमें सबसे सीनियर मेंबर जो होंगे उन्हीं को टेम्पररी स्पीकर बनाया गया। और यहाँ पर हमारे बिहार के डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सबसे वरिष्ठ, सबसे सीनियर मेंबर थे, तो इनका चुनाव नहीं किया गया, इनका निर्वाचन नहीं किया गया, इनको चुना गया वरीयता के आधार पे। वरिष्ठ सदस्य थे, है ना। ये हमारे संविधान सभा के वरिष्ठ सदस्य थे। तो वरिष्ठता के आधार पे इनका चुनाव किया गया। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, आपसे सिंपल क्वेश्चन आता है जो वनडे एग्जाम होता है या कमीशन के एग्जाम में पूछी जाती है कि संविधान सभा के टेम्पररी स्पीकर अस्थायी अध्यक्ष कौन, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष चुना गया, ठीक है ना। इस बैठक में एच.सी. मुखर्जी को, डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया, डिप्टी स्पीकर उपाध्यक्ष चुना गया। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट। ये 9 दिसंबर को एक्टिविटी हो रही है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हमारे अस्थायी अध्यक्ष, टेम्पररी स्पीकर, और डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी को यहाँ पर उपाध्यक्ष चुना गया है, डिप्टी स्पीकर। इस बैठक में कुल 207 सदस्य भाग लिए, 207 सदस्य पार्टिसिपेट किए, भाग लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहली बैठक में सिर्फ 207 मेंबर ही पार्टिसिपेट किए। तो आपका मन में, आपके जेहन में एक प्रश्न उठ रही होगी कि जब 389 मेंबर थे संविधान सभा में, तो फिर 207 मेंबर ही क्यों पार्टिसिपेट किए। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर था। और एक क्वेश्चन आता है कि पहली बैठक का जो 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई है, पहली बैठक का मुस्लिम लीग के सदस्यों के द्वारा बहिष्कार किया गया, बाइकआउट की गई। क्योंकि मुस्लिम लीग शुरू से ही कर रही थी, उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, मेन उद्देश्य था, डिवाइड एंड क्विट, बांटो और जाओ, मतलब पाकिस्तान का विभाजन। इसलिए वे अलग संविधान सभा और अलग देश की मांग पे अडिग था उनका उद्देश्य कि सिर्फ मेरे को पाकिस्तान चाहिए, हमारी अलग संविधान सभा चाहिए। तो उन्होंने इस मीटिंग का बाइकआउट किया। तो मुस्लिम लीग के सदस्यों ने फर्स्ट मीटिंग का जो 9 दिसंबर 1946 को ऑर्गेनाइज की गई थी, इस मीटिंग का इन्होंने बाइकआउट किया। और जो देसी रियासत के सदस्य थे, 292 प्रांतों से थे और 93 जो देसी रियासत के सदस्य थे, इनकी भी स्थिति स्पष्ट नहीं थी कि हम संघ में शामिल हो या हमारे एक अलग अपना अस्तित्व हो। तो फर्स्ट मीटिंग में इनके द्वारा भी बाइकआउट किया गया, फर्स्ट मीटिंग में। तो यहाँ पे देसी रियासत के सदस्य, भी पहली बैठक का बहिष्कार किए। तो यहाँ पर फर्स्ट मीटिंग में मुस्लिम लीग पार्टिसिपेट नहीं किया, बाइकआउट किया। देसी रियासत भी अभी अपने क्लियर नहीं कर पा रहे थे कि मेरे को क्या करना है, इसलिए फर्स्ट मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए। लेकिन यहाँ पर प्रश्न होता है कि संविधान सभा में 208 सदस्य तो कांग्रेस ही थे, तो फिर 207 मेंबर क्यों पार्टिसिपेट किए। ध्यान दीजिएगा, 260 ठीक है सर, आप कहेंगे सर पहली बैठक में मुस्लिम लीग बाइकआउट किया, देसी रियासत के भी सदस्य बाइकआउट किए, लेकिन यहाँ पर तो 207 सदस्य पार्टिसिपेट किए, 208 तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के मेंबर थे। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है, आपको भी समझ में आ रहा होगा कि पहली मीटिंग थी, फर्स्ट मीटिंग में बहुत सारे सदस्य उपस्थित नहीं हो पाए थे, किन्हीं के कुछ और भी प्रॉब्लम रही होगी। तो फर्स्ट मीटिंग में सिर्फ 207 मेंबर इसमें पार्टिसिपेट किए। तो 9 दिसंबर 1946 हमारे संविधान के इतिहास का प्रारंभ हो रहा है। सच्चिदानंद सिन्हा स्थायी अध्यक्ष है, ये हमारा क्लियर हो गया। फिर अब हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसकी अगली बैठक यानी दूसरी बैठक संविधान सभा की
दूसरी बैठक देखिए, दूसरी बैठक, सेकंड मीटिंग, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को ऑर्गेनाइज की गई, 11 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई। और यहाँ पर हमारा आयोजित की गई फर्स्ट मीटिंग 9 को याद करना बहुत आसान है, 9 और 2 11। तो सेकंड मीटिंग जो हमारा हो रहा है ये 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946, बहुत आसान याद करना और क्वेश्चन भी आता है। तो फर्स्ट मीटिंग में हमने टेम्पररी स्पीकर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना था। तो मेरा एक काम यहाँ पे अधूरा था, और अधूरा था अध्यक्ष का चुनाव, है ना। फ्रांस के संविधान से प्रेरित होकर, फ्रांस की जो संसदीय प्रणाली है वहाँ से प्रेरित होकर हमने सबसे सीनियर मेंबर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पररी स्पीकर बनाया। उन्होंने सारे सदस्यों को शपथ ग्रहण करवाई। इसके बाद अब हमारा जो दूसरी जो मेन काम था परमानेंट स्पीकर का चुनाव करना, अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव करना। तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एपी बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। आप याद भी करते चलेंगे, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो यहाँ पे 11 दिसंबर को सिर्फ इतना ही काम था मेरा, परमानेंट स्पीकर का चुनाव करना। डॉक्टर राजेंद्र बाबू जो आगे चलकर भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने जाएंगे, तो ये सभा का इनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अब संविधान सभा की अगली बैठक है ना, संविधान सभा की जो तीसरी भी कर सकते हैं, संविधान सभा की अगली बैठक 2 दिन फिर जोड़ेंगे इसमें, 13 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई। एकदम याद करना आसान है। 9 को फर्स्ट, 2 दिन बाद 11 को सेकंड, और जो नेक्स्ट जो हमारी मीटिंग हो रही है संविधान सभा की अगली बैठक, ये 13 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई। 13 दिसंबर 1946 को। यह बैठक भी जो 13 दिसंबर की जो हमारी अगली बैठक है, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान निर्माण के उद्देश्यों को उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के रूप में प्रस्तुत किया था। तो ध्यान देंगे, अब जब हमने अध्यक्ष का चुनाव कर लिया, तो अब मेरा काम था कि हमारा संविधान कैसा होगा, इसके ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, इनके पॉइंट्स क्या होंगे। मतलब हमारी विधायिका कैसी होगी, जो विधि निर्माण करेगी, हमारी कार्यपालिका कैसी होगी, जो एडमिनिस्ट्रेशन को गवर्न करेगी, हमारी जो जुडिशियरी सिस्टम होगा, जो हमारी न्यायपालिका होगी वो कैसी होगी, हमारे वैदेशिक संबंध कैसे होंगे, इस पर रियासतों की स्थिति क्या होगी, हमारा डेवलपमेंट कैसे होगा, मतलब हम चाइल्ड एंड विमेंस वेलफेयर के लिए, विमेंस एम्पावरमेंट के लिए क्या काम करेंगे, हमारी एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, तमाम जो चीज़ें आज संविधान में आप देखते हैं, इनके पॉइंट्स को ऑब्जेक्टिव्स के रूप में, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को पढ़ा, 13 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई। इस बैठक में जो अभी हम लोग चर्चा किए, इस बैठक में नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को पढ़ा गया। उद्देश्य प्रस्ताव, वेरी इंपॉर्टेंट, उद्देश्य प्रस्ताव को पढ़ा गया। तो क्वेश्चन आता है कि उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा किसने पढ़ा। जाहिर सी बात है कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे कि राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अंबेडकर, जो भी इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, आपके आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि पंडित नेहरू ने ही उद्देश्य प्रस्ताव को क्यों पढ़ा। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इस समय के जो सबसे ग्रेट लीडर या पॉपुलर लीडर हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, और संविधान निर्माण के लिए जो उन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष का तो नेतृत्व किया ही, और संविधान निर्माण के लिए जो संघ संविधान समिति आगे बनेगी उसकी भी जिम्मेदारी, उसके भी अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ही होंगे। अंतरिम सरकार, जो अंतरिम सरकार बनी है, टेम्पररी गवर्नमेंट बनी है, जिसको हम लोग इतिहास में देखेंगे, तो टेम्पररी गवर्नमेंट जो हमारा बना है, टेम्पररी गवर्नमेंट, तो इसके भी प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू है। फ्यूचर के प्राइम मिनिस्टर, हमारे भावी प्रधानमंत्री भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ही हैं। तो इनको ही यह जिम्मेदारी प्रदान की गई। बिल्कुल क्लियर है। तो उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित नेहरू ने पढ़ा। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यह जो उद्देश्य प्रस्ताव है, इसे हम संविधान का आधार भी कहते हैं, इसे हम संविधान की प्रस्तावना से भी कोलेट करते हैं। तो यह उद्देश्य प्रस्ताव था क्या? उद्देश्य प्रस्ताव जो है, उद्देश्य प्रस्ताव एक क्या था? तो जो हमारा उद्देश्य प्रस्ताव था,
इसमें हमारे संविधान की भावी, जो हमारा संविधान है इसकी फ्यूचर की भावी योजनाएं तथा नीतियां इसमें इंक्लूड थी। इसमें हमारी नीतियां थी कि हमारा फ्यूचर का प्लानिंग क्या होगा, हमारे देश के साथ साथ हमारी संविधान की हमारी नीतियां सरकार की क्या होगी, ये इसमें इंक्लूड था। इसके बाद इस उद्देश्य प्रस्ताव में था कि भारत आज से एक संप्रभुत्व संपन्न देश बनने जा रहा है। हम जो भी योजनाएं और नीतियों का निर्धारण करेंगे बिल्कुल स्वतंत्र रूप से करेंगे, मतलब कोई भी आउटसोर्स नहीं होगा, हमारे ऊपर किसी दूसरे देश का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का दबाव नहीं होगा। मतलब हम संप्रभुत्व संपन्न देश बनेंगे। हमारा देश जो होगा लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा और भारतीय संविधान का निर्माण और भारतीय संविधान निर्माण का जो प्रमुख स्रोत होगी यहाँ की भारत की जनता होगी, तो हमारी जनता होगी। तो भारतीय जनता जो भारत के लोग हैं, मतलब हम लोग हैं, भारतीय जनता ही संविधान निर्माण की प्रमुख स्रोत होगी। मतलब यहाँ पे बिल्कुल क्लियर था उद्देश्य प्रस्ताव में कि हमारा भारतीय संविधान की फ्यूचर की प्लानिंग क्या है, कैसे हम देश को एक विकसित राष्ट्र के रूप में डेवलप करेंगे, इतने दिनों की गुलामी झेलने के बाद कैसे हमारा सारे अधिकारों की प्राप्ति होगी, हम कैसे कदम से कदम मिला के आगे बढ़ेंगे। इन तमाम चीज़ों को पंडित नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया। और अब इसमें था स्वीकृति मिलना कि संविधान सभा के जो सदस्य हैं इस पर इनकी क्या राय है, क्या विचार है, तो डिस्कस के लिए छोड़ दिया गया। और दूसरी चीज ये थी कि उधर मुस्लिम लीग के जो सदस्य संविधान सभा का बाइकआउट कर रहे थे उनका भी वेट किया गया। और आगे हम लोग देखेंगे कि 22 जनवरी 1947 को मुस्लिम लीग के सदस्य भी संविधान सभा में मिल जाते हैं। मतलब हमारी संविधान सभा जो बिखरी हुई थी वो फिर से एक समवेत हो जाती है। मुस्लिम लीग को मनाया जाता है कि जब देश आज़ाद होगा, पाकिस्तान का अलग निर्माण होगा, तो फिर संविधान सभा का भी हम विभाजन करेंगे। तो 13 दिसंबर 1946 को जो नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पढ़ा, इसे 22 जनवरी को संविधान सभा इसे प्रस्तुत करेगी, जिसको हम लोग आगे देखेंगे कि नेहरू के द्वारा जो नेक्स्ट डेट है, नेहरू के द्वारा पढ़े गए उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी, देखिएगा डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 22 जनवरी 1947 को बहुमत से पारित कर दिया। कहने का मतलब कि जो भी पॉइंट्स पंडित नेहरू के द्वारा जो उद्देश्य संविधान निर्माण के ऑब्जेक्टिव्स के यहाँ रखा गया था और यही हमारा संविधान का आधार होगा, यही उद्देश्य प्रस्ताव हमारी प्रस्तावना का एक आधार बनेगी। तो इन तमाम चीज़ों को पंडित नेहरू ने पढ़ा, जो अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि हमारी वैदेशिक संबंध क्या होंगे, हमारा कैसा एक गणराज्य होगा, लोकतंत्रात्मक सरकार होगी, हमारी विधायिका कैसी होगी, कार्यपालिका कैसी होगी, न्यायपालिका का काम क्या होगी, तमाम चीज़ों को जो आज हम संविधान में देखते हैं, इसको जो पंडित नेहरू ने पढ़ा, इसे 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया। और यहाँ पर हमने एक डेट बताया था, आपको याद होगा, इस बैठक में मुस्लिम लीग के सदस्य भी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग के सदस्य भी शामिल हो गए। आपको खुद से लग रहा होगा, जब आप प्रीवियस सेट बनाते होंगे तो खुद से दिखता होगा कि ये कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, या हम कहें कितने इंपॉर्टेंट डेट्स है। तो यहाँ पे 4 डेट को हमने डिस्कस किया। अब जैसा ही संविधान का में उद्देश्य प्रस्ताव को पढ़ा गया, उसी के साथ अब संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। उद्देश्य प्रस्ताव पारित होने के साथ ही संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया। अब संविधान यहाँ बनने लगे। और आपको पहले से याद है कि जब हमारी पूरी संविधान बनी तो इसमें लगभग 3 वर्ष, मतलब 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। तो यहाँ से हमारा जो संविधान है
वो बनना प्रारंभ हो गया। ठीक है, अब क्या था, अब संविधान को कंपाइल करने की जरूरत थी। संविधान जो लिखी जा रही थी इसको सिस्टमेटिक अरेंज करना था, है ना, इस पर डिस्कशन करने थे, इस पर विचार करना था, है ना, विचार करना था। तो जो संविधान हमारा जो अब बनना शुरू होगा, इसका फॉर्मेट क्या होंगे, इसका जो एक प्रारूप ड्राफ्टिंग कैसा होगा, अब प्रारूप की बात चल रही थी, है ना। तो 13 दिसंबर 1946 को जो उद्देश्य प्रस्ताव पढ़ा गया नेहरू के द्वारा, और जब इस पर काम करना हमने पारित कर दिया, तो इसके बाद डॉक्टर बी एन राव के द्वारा संविधान के प्रारूप का निर्माण किया गया। तो सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स यहाँ पे कि हमारे संविधान का प्रारूप का निर्माण किनके द्वारा किया गया था, तो आपका आंसर होगा डॉक्टर बी एन राव के द्वारा। बी एन राव के बारे में बता दें, ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मतलब ICS के एक क्वालिफाई थे, और जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है ना, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के भी ये सदस्य हैं बी एन राव। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने टैलेंटेड व्यक्ति रहे होंगे, है ना, जो उस समय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सेवा दे रहे थे। तो इनके पास संविधान के जितने संविधान सभा के मेंबर थे वो गए कि आप भी संविधान सभा में शामिल हो जाए, बट इन्होंने कहा कि मैं तो वहाँ पे सेवा दे रहा हूँ और हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट है, जो भी इन्होंने कहा होगा इसी प्रकार से, लेकिन हम बाहर से फुली सपोर्ट करेंगे भारतीय संविधान निर्माण के लिए। तो पूरा का पूरा जो फॉर्मेट है ना, इसके जो पूरे कैसे बनेंगे पूरा, है ना, तो इस प्रारूप का निर्माण डॉक्टर बी एन राव के द्वारा किया गया। और प्रारूप का निर्माण करने के बाद अब इस पर चर्चा करने के लिए, है ना, प्रारूप समिति का गठन किया गया। तो 29 अगस्त 1947 का डेट फिर देखिए, यहाँ पे हमें 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर, 22 जनवरी के बाद अब नेक्स्ट डेट जो हमारा मिल रहा है 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में, प्रेसिडेंटशिप में, अध्यक्षता में 7 मेंबर थे इसमें, 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति, है ना, ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति का गठन किया गया। किसी भी चीज का ड्राफ्टिंग करना, है ना, ये आप प्रारूप समिति जो है इसको आप ऐसे समझिए कि ड्राफ्टिंग करना, तो प्रारूप समिति का गठन किया गया। तो क्वेश्चन आता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो सिंपल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारतीय संविधान के जनक, भारतीय संविधान के पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया। और फिर ये पूछा जाता है कि इसमें मेंबर कितने थे प्रारूप समिति, तो आपका आंसर होगा 7। प्रारूप समिति को हम लोग प्रारूपण समिति, है ना, इसे हम पांडुलेखन समिति, और साथ ही हम इसको कहते हैं मसौदा समिति। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आते हैं, मसौदा समिति के नाम से भी जाना जाता है। मतलब ये जो प्रारूप समिति इसे हम प्रारूपण समिति, पांडुलेखन जैसे पांडुलिपि तैयार करना, पांडुलेखन समिति, या हम मसौदा समिति के नाम से जानते हैं। तो एक ही क्वेश्चन होगा कि मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे। या प्रारूपण समिति, तो इसके अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब यहाँ पर एक चीज देखेंगे, इसमें 7 मेंबर है। अगर डिजिट को हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7, तो ये बिल्कुल सेट होता है 7 मेंबर। आपको याद हो गया होगा, आई होप कि आपको याद हो गया। प्रारूप समिति, तो संविधान को कंपाइल करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति का एक और उद्देश्य था कि जब हमारे संविधान का निर्माण चल रहा था, या जब हम ब्रिटिश हुकूमत के अधीन थे, कॉलोनी थे, तो उस समय हमारे देश में जो युवा, जो पढ़े लिखे हमारे स्टूडेंट
शिक्षाविद, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, बहुत लोग यहाँ पे थे। तो इनके मन में जब दूसरे देशों को डेवलप होते देखते थे तो इनको लगता था कि काश कुछ ऐसी नीतियाँ होती, ऐसी हमारी स्वतंत्रता होती, ऐसे हमारे फ्रीडम होते, ऐसे मेरे को राइट मिलता तो हमारा देश भी आज एक डेवलप होता। क्योंकि गॉड ने मेरे को सब चीज़ें दी हैं यहाँ पे, है ना। तो उनके मन में ये चीज़ें आती थी। तो अब क्या था कि प्रारूपण समिति के माध्यम से, प्रारूप समिति के माध्यम से अब आपको एक मौका मिलने जा रहा था कि आप भी अपने संविधान में अपनी सुझावों को दें। तो क्या था, उस समय पत्र चलती थी, इंटरनेट और ये सारी सुविधाएं तो थी नहीं। तो पत्र के माध्यम से जो लोग चाहते थे कि ये चीज़ भी हो हमारे संविधान में, वो लिख करके प्रारूप समिति के पास भेजते थे और उनके पत्र को प्रारूप समिति अध्ययन करती थी। ऐसे मान लीजिए 500 पत्र आए तो 500 पत्र में 10, 15, 20, 50 सेलेक्ट हुआ, फिर संविधान सभा के समक्ष लाया गया और संविधान सभा देख रही थी कि अरे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, छूट रहा था, तो उनमें से कुछ को सेलेक्ट करके संविधान में ऐड किया गया, राइट। तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि भारतीय संविधान का निर्माण न सिर्फ 389 मतलब 389 मेंबर के द्वारा किया गया, बल्कि भारतीय संविधान के निर्माण में पूरे देश की जनता का योगदान था। तो ये भी एक बहुत बड़ा काम था प्रारूप समिति का, जिसके प्रारूप का निर्माण डॉक्टर BN राव, वेंकट नरहरि राव के द्वारा किया गया। और इसके पर चर्चा करने के लिए जो प्रारूप समिति बनी, एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति ने अपने वर्क को ड्राफ्टिंग करके पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को, है ना, अपनी फाइनल रिपोर्ट प्रारूप समिति ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट, प्रारूप समिति ने अपने वर्क को, कार्यों को पूरा कर अपनी अंतिम रिपोर्ट 21 फरवरी, फिर एक डेट इंपॉर्टेंट बना आपके लिए, फिर से एक इंपॉर्टेंट डेट हमारे लिए, है ना, 21 फरवरी, है ना, 21 फरवरी, सॉरी 21 फरवरी को। तो प्रारूप समिति अपने कार्यों को पूरा कर, कंप्लीट कर, कार्यों को पूरा कर अपनी अंतिम रिपोर्ट 21 फरवरी 1948 को, 1948 को सभा के समक्ष प्रस्तुत कर दी। ठीक है। तो इतने सारे डेट अब यहाँ पे देखें, हम लोग 6 डेट पे डिस्कस किए, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर, 22 जनवरी, 29 अगस्त और 21 फरवरी। अब यहाँ पर एक चीज़ और हम लोग देखेंगे कि प्रारूप समिति का जो 7 सदस्य थे, इनके बारे में पूछा जाता है कि ये 7 सदस्य कौन थे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे प्रारूप समिति के 7 सदस्य को भी आपको याद करना है, अब बिल्कुल इसको आप याद कर ले। प्रारूप समिति के सदस्य मतलब अध्यक्ष सहित इसमें 7 सदस्य थे। तो 7 सदस्य में पहला जो नाम होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और संविधान में भीमराव अम्बेडकर। दूसरा नाम है गोपाल स्वामी आयंगर, है ना। और तीसरा नाम जो था के मुंशी, कन्हैया लाल मानिक मुंशी, के मुंशी। संविधान सभा के कार्य समिति की भी जिम्मेदारी के मुंशी को दिया गया था। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके हम अध्यक्ष होंगे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं। और इन्हीं की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया। गोपाल स्वामी अयंगर, के मुंशी, है ना, तीसरा। और चौथा कृष्णा स्वामी अय्यर, और पांचवा है सैयद मोहम्मद सादुल्ला। पूरा नाम लिखते हैं हम लोग, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। और यहाँ पर छठे हैं BN मित्र। और सातवां है DP खेतान। बिल्कुल याद कर लेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा इसमें से आउट करने के लिए कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष के नाम के साथ साथ इसको बिल्कुल याद करना। इसको हम लोग देखते नहीं है ठीक से। तो 7 मेंबर इसमें हैं, 7 सदस्य हैं ड्राफ्टिंग कमेटी में। ये तो क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके सेट में मिलेगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित की गई है अध्यक्ष। गोपाल स्वामी अयंगर मतलब
एन गोपाल स्वामी अयंगर इसके मेंबर हैं। के एम मुंशी, कन्हैया लाल मानिक चंद मुंशी, कृष्णा स्वामी अय्यर हैं, कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, है ना। और यहाँ पर BL मित्र होगा, यहाँ पर थोड़ा सा ये हो रहा है, इसको हम लोग ये करते हैं, BL मित्र, है ना, BL मित्र, DP खेतान। यहाँ पर जो BL मित्र हैं, कुछ दिनों के बाद ये अपने संविधान सभा प्रारूप समिति के सदस्य के रूप में ये हट जाते हैं, सदस्य से ये हट जाते हैं, त्यागपत्र देते हैं BL मित्र। और इनके जगह पे BL मित्र के जगह पे यहाँ पे N माधव राव को रिप्लेस किया जाता है। तो BL मित्र के जगह पे N माधव राव। और यहाँ पे DP खेतान की निधन हो जाती है। तो जब DP खेतान साहब की निधन हो जाती है तो इनके जगह पे TT कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, खुद से आपको आपका सोल्व कर रहा होगा क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर BL मित्र कुछ दिन के बाद जब हट गए संविधान सभा से, तो इनके जगह पे N माधव राव की नियुक्ति की जाती है। और DP खेतान की जब निधन हो गई तो इनके जगह पर TT कृष्णमाचार्य है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको हम लोग देख लेंगे। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जब संविधान सभा अपने का काम चला, यहाँ पर सारी काम हो गई, फिर यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये जो प्रारूप समिति बनी हमारी, प्रारूप समिति, तो प्रारूप पर चर्चा के लिए 114 दिन की बैठक हुई, 114 डेज, 114 दिन की बैठक हुई, 114 दिन की बैठक हुई, है ना। और इस पर 3 सुनवाई, 3 वाचन में कंप्लीट हुआ, 3 हियरिंग, 3 वाचन मतलब डिस्कशन के लिए 3 वाचन आयोजित किए गए, 3 वाचन आयोजित किए गए। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बहुत बड़ा योगदान था और इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता, जनक, शिल्पकार, मूर्तिकार, तमाम चीज़ों से उनको नवाजा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, है ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से भी पूछा जाता है क्वेश्चन, चूंकि जब BN राव संविधान सभा में कहे कि मैं सेवा नहीं दे सकता, मैं बाहर से रहूंगा, तो BN राव ने ही कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में आना चाहिए, क्योंकि उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के जो सदस्य के रूप में चुने गए थे वो पूर्वी बंगाल का क्षेत्र था। और पूर्वी बंगाल जब आगे चलकर जब भारतीय स्वतंत्रता मिलती है और संविधान सभा अलग होती है, तो पूर्वी बंगाल का जो क्षेत्र था वो पाकिस्तान में चला गया। जब पाकिस्तान में चला गया तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को फिर से इनके लिए उपचुनाव का आयोजन किया गया। तो यहाँ पर क्या किया गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो डॉक्टर ये पूछा जाता है बार बार क्वेश्चन, इसलिए हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहली बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहली बार पूर्वी बंगाल से चुनकर सभा में आए। लेकिन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो यह क्षेत्र उधर चला गया, पूर्वी बंगाल का क्षेत्र, मतलब जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ और जब पूर्वी बंगाल में क्षेत्र चला गया, तो फिर से इसके लिए क्या हुआ कि भाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को रहना है संविधान सभा में। तो इसके लिए फिर से क्या किए गए, इसके लिए उपचुनाव का आयोजन किया गया। तो अब सीट कैसे होगा, तो उस समय इनके लिए जो मुंबई सीट को रखा गया कि इनको मुंबई का सीट है ना, मुंबई, तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी का पूना का सीट इनके लिए खाली करवाया गया। और उस समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी के प्रधानमंत्री उस समय होते थे, प्रधानमंत्री बीजी खेर थे, तो बीजी खेर को कहा गया कि आप पुनः सीट को खाली करवाएं। और यहाँ पर M जयकर, कांग्रेस पार्टी के M जयकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए M जयकर जो थे, M जयकर है ना, M जयकर, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए उन्होंने पूना की सीट खाली की। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि प्रारूप पर 114 दिन की बैठक हुई,
चर्चा हुई, है ना, चर्चा हुई, प्रारूप पर चर्चा हुई, चर्चा हुई, है ना। इसके लिए 3 वाचन का आयोजन किया गया, 3 वाचन, 3 हियरिंग का आयोजन किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में थोड़ा सा हम लोग फैक्ट तो देख रहे हैं कि पूर्वी बंगाल से चुने गए थे, लेकिन जब पाकिस्तान में सीट चला गया तो फिर से इनके लिए बॉम्बे सीट को खोजा गया। बॉम्बे प्रेसिडेंसी के प्रधानमंत्री थे उस समय बीजी खेर आप याद करेंगे, बार बार एग्जाम पूछा गया। तो बीजी खेर को कहा गया और उस सीट से जीत कर आए थे एम जयकर। तो एम जयकर ने त्याग पत्र दिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए, त्याग पत्र दिया, और उसके बाद इस सीट से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जीत के आए। तो आपसे क्वेश्चन अगर आएगा कि कहाँ से थे, तो अगर यदि पूना है, बॉम्बे है तो बॉम्बे होगा, और अगर यदि पूना और बॉम्बे नहीं है तो आपका आंसर बंगाल होगा। इसको खुद से आपको सेंस से इसी तरह से क्वेश्चन आएगा कि पहली बार कहाँ से जीते, फिर उनके लिए सीट कहाँ से खाली करवाया गया, किनके स्थान पे, कांग्रेस के किस सदस्य के स्थान पे ये फिर से जीते। तो इस चीज़ को आपको खुद से देखना होगा। सारे क्वेश्चन सेट में आपको मिलेंगे, और जब हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे तो आप लोग इसको लाइक कीजिएगा हमारे चैनल को। इसके बाद हम यहाँ पर MCQ भी कराएंगे इससे रिलेटेड, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं आगे का पोर्शन को, ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। तो प्रारूप समिति के गठन के बाद अब जो डेट था, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट आएगा, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया, संविधान बनकर तैयार हो गया, बनकर तैयार। ये डेट काफी हिस्टोरिकल है। 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को, एक मिनट, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया। और इसी दिन, ये ऐतिहासिक दिन, और इसी दिन भारतीय जनता ने अपने संविधान को अंगीकृत, जो प्रस्तावना के अंत में हम लोग पढ़ते हैं, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित कर लिया, मतलब 26 नवंबर 1949 के दिन को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। जिस उद्देश्य में हम लोग लगे थे कंप्लीट हुआ 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर कंप्लीट। और इसी दिन अपने संविधान को हमने अंगीकृत किया, अधिनियमित किया और आत्मर्पित किया। और इसलिए हम कहते हैं भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत भारत की जनता है। भारत की प्रस्तावना को हम लोग जब पढ़ते हैं तो कहते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। और लास्ट में पढ़ते हैं 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। इस डेट को ऐतिहासिक बनाने के लिए 26 नवंबर 1949 को पहले विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था। विधि दिवस के रूप में इसे सेलिब्रेट की जाती है। ध्यान रखेंगे 26 नवंबर को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ है, इसलिए इस डेट को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था, लॉ डे के रूप में। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जब हमने 125वीं जयंती मनाई, हम अपने संविधान के पिता, और इनको हमने ऑनर देते हुए 125वीं जयंती जब मनाई जा रही थी, है ना, तो इस दिन को हमने विधि दिवस के जगह पे हमने संविधान दिवस के रूप में इसे चेंज किया। तो आज हम लोग 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को हम लोग विधि दिवस के रूप में पहले मनाते थे, लेकिन आज हम लोग इसे संविधान दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और एक कब की गई तो 125वीं जयंती का अवसर पर इसे चेंज किया गया। पूछा जाएगा आपसे कि संविधान दिवस के रूप में इस डेट को मनाया जाता है, इससे पहले किस डेट के रूप में मनाई जाती थी, तो इसे विधि दिवस के रूप में। या पूछा जाएगा क्वेश्चन कि विधि दिवस को क्यों, कब संविधान दिवस के रूप में और किस अवसर पर किया गया, तो आप बिल्कुल आसानी से आंसर दे सकते हैं कि उस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जब हमने 125वीं जयंती मनाई अपने संविधान के पिता का, तब हमने इसे चेंज किया। ठीक है, तो यहाँ पर 26 नवंबर 1950 को संविधान बनकर तैयार। और यहाँ देखेंगे 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। जो हमारा संविधान बना 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। 26 नवंबर 1949 के दिन, चूंकि अब यहाँ पर हम देख रहे हैं भारत का विभाजन हो गया है। भारत
पाकिस्तान एक अलग देश बना है ना। तो अब यहाँ पर क्या है कि अब यहाँ से कुछ लोग यहाँ से कुछ लोग यहाँ जा रहे हैं, आगे हम लोग राष्ट्रपति का चुनाव कराएंगे, आगे हमारा चुनाव होगा। तो हमने 26 नवंबर 1949 से 16 अनुच्छेदों को इसी दिन से लागू कर दिया। 16 अनुच्छेद 16th आर्टिकल 26 नवंबर 1949 के दिन से लागू कर दिया गया। और कौन कौन चीजें थी, तो नागरिकता से संबंधित विषय, 60 में हमारा राष्ट्रपति का जो शपथ है, ओथ को हमने किया। चुनाव की प्रक्रिया, चुनाव जो हमारा मतलब 324 अनुच्छेद को, 380 अनुच्छेद जिसमें भारत का राष्ट्रपति अंतरिम राष्ट्रपति जो राजेंद्र बाबू को चुना जाएगा आगे, तो अंतरिम राष्ट्रपति की बात यहां पर की गई थी, 26 नवंबर को ही लागू कर दी गई। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 26 नवंबर को 16 अनुच्छेद लागू किए गए। ध्यान दीजिएगा, बार बार क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन आता है और इस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। और इस दिन कौन कौन चीजें जरूरी थी, तो राष्ट्रपति का शपथ 60 को, जो आज 60 में पढ़ा जाता है। चुनाव की प्रक्रिया या निर्वाचन आयोग का वर्णन 324 अनुच्छेद में है, तो चुनाव 324 अनुच्छेद को लागू किया गया, अनुच्छेद को, है ना। राष्ट्रपति का शपथ जो 60 अनुच्छेद में है, भारतीय संविधान के प्रावधानों को, रूल्स को अनुच्छेद में रखा जाता है। आगे हम लोग अभी चर्चा करेंगे, इस पर बहुत डीपली चर्चा करेंगे। चुनाव जो प्रक्रिया थी, मतलब चुनाव आयोग का वर्णन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 में, तो इसको लागू किया गया। 380 में भारत का राष्ट्रपति अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में भी काम करेंगे। और आगे देखिए यहाँ पे जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, 24 जनवरी को राष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा, 24 जनवरी को राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाएगा। तो वो अभी अस्थायी राष्ट्रपति हैं। 1952 में राष्ट्रपति का पहला चुनाव होगा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जीत करके 52 से 57 के लिए बनेंगे। 50 से 52 तक के अस्थायी टेम्पररी राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे 26 जनवरी 50 को लागू किया गया संविधान, 26 जनवरी 50 को, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुई। लागू करने का डेट 26 जनवरी 50 को रखा गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग देखेंगे 1929 का लाहौर अधिवेशन, 1929 का कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, अधिवेशन जो रावी नदी के तट पर आयोजित की गई थी, तो कांग्रेस पार्टी का जो 1929 का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ, इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो नेहरू ने एक शंखनाद किया इस दिन, अगला जो 26 जनवरी आने वाला है वो हमारा पूर्ण स्वराज दिवस, पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे। मतलब 12 बजे रात्रि में 1929 को कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 12 बजे रात्रि में शंखनाद किया गया कि 26 जनवरी जो आ रहा है, 26 जनवरी हमारा स्वाधीनता दिवस के रूप में होगा। और हम प्रत्येक 26 जनवरी को 31, 32, 33, 34 ऐसे करके हम 47 तक 26 जनवरी को ही इंडिपेंडेंट डे के रूप में सेलिब्रेट करते आ रहे थे। वास्तविक एक्चुअल फ्रीडम हमें 15 अगस्त 47 को मिली, लेकिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था 26 जनवरी का डेट। तो अब 26 नवंबर को जो हमारा संविधान बनके कंप्लीट हुआ, अब तो जनवरी तो नहीं आ सकता था, मतलब अब 50 तो बैक नहीं होगा, लेकिन आगे 26 जनवरी आ रहा था। तो हम लोग 2 से 3 महीना वेट किए और 26 जनवरी को ऐतिहासिक बनाने के लिए 26 जनवरी 50 को ही संविधान को लागू करने का डेट हमने डिसाइड किया। और इसीलिए 26 जनवरी 50 को भारत का संविधान लागू कर दिया गया। जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, जैसे नागरिकता, भारत के नागरिक कौन, पाकिस्तान के नागरिक कौन होंगे, चुनाव क्या होगा, राष्ट्रपति, और भी जो चीजें थी, 16 आर्टिकल्स को 26 नवंबर 1949 के दिन से ही लागू कर दी गई। बाकी चीजों को 26 जनवरी 50 से लागू किया गया। लेकिन बीच में देखिए, यहाँ पर बीच में हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट को देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक ऑर्गेनाइज की गई, अंतिम बैठक आयोजित की गई, अंतिम बैठक 24 जनवरी का डेट देखें हम लोग। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक है। और यह बैठक 12वीं बैठक है, यह भी इंपॉर्टेंट 12वीं बैठक है 24 जनवरी को। 26 जनवरी को लागू है संविधान, 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र बने, को लागू किया गया, जो हम लोग अभी थोड़ा देर पहले देखे, है ना। 26 नवंबर को संविधान बनके तैयार हुआ है, इंपॉर्टेंट डेट।
संविधान बनकर तैयार, जो पीछे हम डिस्कस किए, बनकर तैयार है ना, बनकर तैयार है, बनकर तैयार हो गई हमारा संविधान, है ना, 26 नवंबर को। अब 26 जनवरी 1950 को लागू कर रहे हैं, लेकिन 24 जनवरी को अंतिम बैठक आयोजित किए गए। चूंकि कुछ काम है मेरा पेंडिंग है और यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। पहला चीज, 24 जनवरी 50 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र बाबू को, राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया, राष्ट्रपति चुना गया। इसी दिन जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन होगा, और वंदे मातरम भारत की राष्ट्रगीत होगी। इसे संवैधानिक मान्यता दे दी गई। संवैधानिक मान्यता मतलब संविधान सभा ने संवैधानिक मान्यता इस दिन दे दी कि हमारा जो नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम वंदे मातरम और जन गण मन हमारा राष्ट्रगान होगा। तो संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। 24 जनवरी का जो काम पेंडिंग था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति चुने गए, और इस दिन 24 जनवरी 50 को संविधान सभा भंग कर दी गई। संविधान सभा डिजॉल्व, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संविधान सभा भंग कब की गई? संविधान सभा भंग कर दी गई, संविधान सभा भंग कर दी गई, और संविधान सभा को अंतरिम संसद, इंटरिम पार्लियामेंट, अंतरिम संसद में परिवर्तित कर दिया गया। एकदम याद रखेंगे, परिवर्तित कर दिया गया। देखिए यहाँ पे परिवर्तित कर दिया गया, मतलब संविधान सभा को डिसॉल्व कर दी गई, क्योंकि अब संविधान सभा का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम समाप्त हो गया है। अब इस, चूंकि ये हमारी पहली लेजिस्लेटिव है, विधायिका पहली लेजिस्लेटिव जो विधि का निर्माण करके मेरे को दे रही है, तो अब इसे अंतरिम संसद में कन्वर्ट कर दी गई संविधान सभा को। इसी दिन राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया है। जन गण मन हमारा एक राष्ट्रगान के रूप में लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली इसको अथॉरिटी दी गई, और वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत होगा। राइट, अब देखिए इसको डेट को याद करना। 26 नवंबर आप जब स्कूल में प्रे करते होंगे, हम भारत के लोग भारत को 26 नवंबर 1949 के दिन आत्मकृत आत्मर्पित करते हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही याद है। 26 जनवरी कौन नहीं जानता है। अब ये 24 जो 12वीं बैठक है, ये आपके लिए थोड़ा सा टफ है, तो याद कीजिएगा, अगर 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस मनाते हैं हम, तो कितने दिन पहले इसकी तैयारी होनी चाहिए। छोटा सा हम लोग क्लास में बताते हैं स्टूडेंट को, तो तुरंत बच्चे इसके अच्छे से रिप्लाई करते हैं। 26 जनवरी से एक दिन पहले मनाने की तैयारी करना थोड़ा सा रिस्क होगा, तो 2 दिन का टाइम हम ले लेंगे। तो 26 से 2 दिन पहले मतलब 24 जनवरी। 26 जनवरी के लिए मेरे को चीज़ें क्या चाहिए? एक फहराने के लिए जो फ्लैग को होस्ट करेंगे, तो चीफ गेस्ट जो होते हैं राजेंद्र बाबू को हमने राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया, ठीक है ना। और क्या मेरे को चाहिए? जन गण मन गाने वाले लोग और वंदे मातरम। तो ये चीज़ें याद हो जाती है, चूँकि पहले ही 22 जुलाई 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने तिरंगा को मान्यता दी गई थी। तिरंगा को राष्ट्र ध्वज के रूप में, नेशनल फ्लैग, राष्ट्र ध्वज के रूप में स्वीकार कर लिया गया था 22 जुलाई 1947 को, कि हमारा ट्राइकुलर तिरंगा ही हमारा राष्ट्र ध्वज होगा। तो ये काम मैंने पहले कर लिया। जन गण मन, वंदे मातरम, राजेंद्र बाबू, 24 जनवरी को लास्ट मीटिंग, और ये 12वीं बैठक। तो ये हमारा चीज़ें यहाँ पे हमारा संविधान निर्माण का जो इंपॉर्टेंट डेट है ये कंप्लीट हुआ। ये पहले से पता है कि इसमें 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा, लेकिन कुछ और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है थोड़ा सा इसको भी हम लोग देख लें। जो तथ्य है कि संविधान सभा के प्रवक्ता जो स्पोक पर्सन होता है, प्रवक्ता स्पोक पर्सन डॉक्टर राधाकृष्णन को बनाया गया। डॉक्टर राधाकृष्णन थे। ये पूछा जाता है संविधान सभा के प्रवक्ता कौन, तो डॉक्टर राधाकृष्णन। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर डॉक्टर बी एन राव ही थे, और स्वाभाविक था कि यही होंगे, बी एन राव। एकदम याद रखिएगा, संवैधानिक सलाहकार संविधान सभा के कौन, तो डॉक्टर बी एन राव, ठीक है। एक दूसरा पॉइंट हुआ संवैधानिक सलाहकार। सभा में महिलाओं की संख्या, इस पर बड़ा कंफ्यूजन है। सभा में महिलाओं की संख्या
महिलाओं की संख्या 15 थी 15th महिला थी, 15 महिलाएं थी। 26 नवंबर 1949 को संविधान के प्रारूप पर 8 महिला सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। 8 महिला सदस्य उस दिन उपस्थित थे, कुछ पाकिस्तान में चले गए। संविधान सभा में टोटल महिला 15 थी, 8 इस दिन उपस्थित थे और टोटल 284 मेंबर 284 सदस्यों ने, अंतिम रूप से 284 सदस्यों ने प्रारूप पर हस्ताक्षर किया था। देखिए यहाँ पे कुछ फैक्ट्स है जो को हम लोग देख रहे हैं। 26 नवंबर को जब संविधान हमारी बनी, इसके प्रारूप पर टोटल 284 मेंबर, इसको भूलना नहीं है, बार बार एक क्वेश्चन में आता है। 284 मेंबर ने हस्ताक्षर किया था, सदस्यों ने प्रारूप पर हस्ताक्षर किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। और संविधान सभा टोटल जो महिला थी ये 15 थी और इसमें 8 महिला उस दिन उपस्थित थी। 8 महिलाओं ने अंतिम रूप से हस्ताक्षर किया था और इसमें एक महिला मुस्लिम महिला सदस्य थी। इसे भी एकदम याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया है। मुस्लिम महिला सदस्य बेगम, अब आपको याद आ रहा होगा, अय्याज रसूल थी। बेगम अय्याज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी। ये हमारा पॉइंट्स है। इसमें 2 चीज़ें और हैं, मात्र 2 चीज़ें हम लोग देखे बिना नहीं छोड़ सकते। संविधान जो लिखा गया, संविधान छपी नहीं थी। संविधान को यहाँ पर क्वेश्चन पे हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में गलती करते हैं। संविधान को जो लिखा गया, मतलब कैलोग्राफी पद्धति से लिखा गया, डॉक्टर प्रेम एकदम याद रखेंगे, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा, रायजादा एकदम याद रखेंगे। संविधान को लिखा गया प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा, ठीक है ना। चूंकि एक कैलोग्राफी जो राइटिंग होती है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। मूल संविधान अंग्रेजी में लिखी गई, अंग्रेजी भाषा में लिखी गई, एकदम याद रखेंगे। लिखी गई मूल संविधान अंग्रेजी भाषा में। और संविधान के जो प्रत्येक पृष्ठ पर, जो इसके पृष्ठ हैं, पन्ने जो हैं, पृष्ठों पर बॉर्डर बनाने का काम किया गया और इस बॉर्डर में हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई की चित्रों को उकेरा गया। असहयोग आंदोलन को, भारत छोड़ो आंदोलन को फूल पत्ती की डिजाइन कराई गई। तो इस चित्रकारी का काम संविधान के लास्ट पॉइंट है हम लोग का, संविधान के पृष्ठों के किनारे जैसा साड़ी में बॉर्डर होती है, बॉर्डर पर चित्रकारी का कार्य नंदलाल बोस, अब आपको नाम याद आ रहा होगा, नंदलाल बोस के द्वारा किया गया, नंदलाल बोस के द्वारा। देखिए यहाँ पर संविधान जो हमारी लिखी गई अंग्रेजी भाषा में, संविधान को लिखने का काम जो एक राइटिंग का तरीका होती है, कैलोग्राफी, उस पद्धति से प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा। क्योंकि हमारी संविधान छपी नहीं थी जैसे आज प्रेस में छपती है, इसको लिखी गई थी। तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं होंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को तो भारतीय समय के.बी. राव ने जननी भी कहा है, मतलब ये मदर, पिता ही नहीं थे। लेकिन लिखने का काम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नहीं किया। यहाँ पे आप मिस्टेक नहीं करेंगे, ये प्रेम बिहारी रायजादा। और संविधान के बॉर्डर जो था, इस बॉर्डर पर चित्रकारी के जो काम की गई, एकदम याद आपको हो रहा होगा, नंदलाल बोस के द्वारा। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आपने पढ़ा। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। हम लोग लेटेस्ट फ्री इंफॉर्मेशन जितने हैं सारे एग्जाम के, हर सब्जेक्ट के आपको देने जा रहे हैं। थैंक यू।